अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड डॉक्टर दुरेश वारिस हियर। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ गैस्ट्रिक एलिमेंट्स एंड रोल ऑफ होम्योपैथी इन इट। मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि स्टमक इश्यूज़ पे या स्टमक पेन पे या गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स पे कोई वीडियो अपलोड की जाए और होम्योपैथिक ऐसी कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती नज़र आती हैं, तो उस पे हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाए। सो आई विल लेट यू नो दैट गैस्ट्रिक जब हम स्टमक का एक ऑर्गन को स्टडी करने बैठते हैं तो हमें उसमें बहुत से मसले देखने को मिलते हैं और हर चीज़ को बड़े ख़ास अंदाज में वाजे करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टमक कंप्लेन है या स्टमक पेन पे मैं एक वीडियो अपलोड करूं और उसको मैं मतलब 10 से 12 या 15 मिनट की वीडियो पे आपको सब कुछ समराइज़ कर सकूँ। इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट ईजी। जब हम इसको होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी तमाम बारीक बीनियों को देखना पड़ता है, क्योंकि होम्योपैथी में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब एडवाइस करनी होती है तो उसके लिए प्रॉपर केस टेकिंग ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन जो हैं पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली जब केस को हम इंडिविजुअलाइज़ करते हैं तो वो वेरी करती हैं। मेडिसिन एक इंसान की कोई मेडिसिन बनती है तो दूसरे की उसकी सिम्पटम्स की बेस पे कोई मेडिसिन बन रही होती है। तो एक अच्छा होम्योपैथ हमेशा जो होता है वो अनप्रेजुडिस उसको होना चाहिए और उसको केस को प्रॉपर स्टडी करके फिर ही मेडिसिन रिकमेंड करनी चाहिए। तो जब आप मुझे कहते हैं कि हमें स्टमक पेन पे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे तो ये इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि मैं ऐसे ही रैंडमली कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूँ अनटिल के प्रॉपर केस टेकिंग ना हो चुकी हो। तो केस टेकिंग का रोल ये होता है कि जब हम स्टमक की ही कंप्लेंट्स पे बात करते हैं तो उसमें इंडाइजेशन भी आ जाती है, उसमें क्या उसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स भी आ जाते हैं, उसमें कैंसरस स्टेज भी आ सकती है। तो हमें देखना पड़ता है, हमें हमेशा सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कुछ क्रोनिक केसेस होते हैं, कुछ एक्यूट कंप्लेंट्स होती हैं, तो इस सारे केस को स्टडी करना पड़ता है। सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम ये बता देना कि स्टमक में पेन है और मेडिसिन बता दें, ये काफ़ी नहीं होता मेडिसिन सजेस्ट करने के लिए। अब मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स पे ही। अगर हम एक मेन जो टॉपिक है उसको ले लेते हैं, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स या गैस्ट्रिक एलिमेंट्स या स्टमक इश्यूज़। अगर हम जनरली इस पे बात कर लेते हैं तो हमें इसकी कॉजेशंस पे बात कर लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपको रूट कॉज या कॉजेशन का पता नहीं होगा तो आप कैसे होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि जब हम गैस्ट्रिक इश्यूज़ की बात करते हैं तो ये पीछे एक प्रॉपर टाइमलाइन बनती है। ये ओवरनाइट प्रॉब्लम नहीं है कि एकदम से आपके साथ हो गया। इसके पीछे हमेशा एक प्रॉपर वजूहात होती हैं, एक प्रॉपर टाइमलाइन एंड सीक्वेंस बन रहा होता है, जिसको फॉलो करते करते एक सीवियर कंडीशन बन जाती है, दैट इज़ पेन। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी चीज़ों को तब से एड्रेस करना शुरू कर देती है जब वो सिर्फ सेंसेशंस के ग्राउंड पे होती है। तो जब तब ही हम चीज़ों को एड्रेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, अनटिल कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाएँ कि वो पेन के लेवल पे या फिर कैंसर्स या फिर अल्सर्स के लेवल पे पहुंच जाती हैं। तो हमेशा चीज़ों को तभी उसे इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी हमेशा रूट कॉज पे काम करती है। तो रूट कॉज पे काम करने के लिए हमें हमेशा हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम बिल्कुल बेसिक से या बेसिक ग्राउंड से चीज़ों को एड्रेस करते हुए उसकी रेमेडी तक पहुँच सकें। अब अगर मैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है दैट इज़ इंडाइजेशन। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में जो इंडाइजेशन है बहुत कॉमनली देखी जाती है। फिर उसके बाद स्टमक पेन आ जाती है, या फिर उसके बाद आपको उसकी वजह से होने वाले आपके जो बाउल हैबिट्स हैं या बाउल चेंजेस देखने को मिल रही होती हैं। आपको वॉमिटिंग एंड नॉजिया देखने को मिलता है, आपको स्टमक एसिडिटी या बर्निंग जिसे कहते हैं, स्टमक बर्निंग, वो देखने को मिलती है। तो जितना भी सेट ऑफ सिम्पटम बना लिया जाए, हमें हमेशा केस को इंडिविजुअली स्टडी करना होता है और उसकी बेस पे रेमेडी सेलेक्ट करनी होती है। तो हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ सिम्पटम्स का, कि इंसान में हेड टू फुट एक ख़ास मसले के साथ जब वो आता है तो कौन कौन से सिम्पटम्स हैं और उसमें से कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक गाइडिंग सिम्पटम्स है, अगर उसका मेन इशू स्टमक से रिलेटेड भी है तो सेट ऑफ सिम्पटम को बनाया जाता है और उसकी बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अब मैं जो होम्योपैथिक मेन पाई की होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि हमें स्टमक इश्यूज़ में बड़ा अच्छा काम करती नज़र आती हैं, वो आपके साथ मेंशन करूँगी मैं।
ओके, अब हम कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ का ज़िक्र कर लेते हैं जो कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा काम करती नज़र आती हैं। क्योंकि जब होम्योपैथिक रेमेडी हमने प्रिस्क्राइब करनी होती है तो हमने उसके तमाम फैक्टर्स को देखना होता है कि इंसान की कॉजेशंस को देखना होता है, उसके कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर्स को देखना होता है, फिर उसकी मैलोरेशंस एंड एग्रावेशंस को देखना होता है कि कोई कंप्लेन है तो उससे मुतल्लिका जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको इंटरकनेक्ट करते हुए जो एक पिक्चर बनती है पेशेंट की, उसके मुताबिक हमने कोई ऐसी रेमेडी सेलेक्ट करनी होती है जिसमें वो तमाम सिम्पटम्स जो हैं उसी सिमिलैरिटी के साथ हमें मिल रही हो। तो नक्स वोमिका एक ऐसी रेमेडी है जो कि मोस्ट ऑफ द उसकी जो सिम्पटम है या उसका जो मेन एक्शन है वो गैस्ट्रिक सिस्टम पे ही हो रहा होता है। तो हम नक्स वोमिका को स्टडी कर लेते हैं। वो इस तरह से कि ऐसा इंसान जिसमें इनडाइजेशन देखने को मिलती है और उसमें लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, गैस्ट्रिक पेन होती है, और अगर पेन का करैक्टर देखें तो वो रेडिएटिंग एंड स्पाज्मोडिक पेन होती है, और वो पेन जो है हमेशा अल्कोहल इनटेक से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक रेमेडी का जिक्र कर लेते हैं, डैट इज़ कार्बोवेज। कार्बोवेज भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में बहुत बेहतर काम करती नज़र आती है। उसकी जो करेक्टरिस्टिक गाइडिंग सिम्टम्स है वो ये हैं कि जहाँ पे स्लो या इम्परफेक्ट डाइजेशन हो रही हो वहाँ पे हम कार्बोवेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो गाइडिंग सिम्टम है वो ये है कि जैसे ही ये इंसान खाना खाता है तो उसके स्टमक पे और इंटेस्टाइन पे जो सेंसेशन ऑफ हैवीनेस है वो फील होती है, और उसको ऐसा लगता है जैसे उसके मैदा कहीं डूब रहा है, सिंकिंग वाली एंड ऑल गोन सेंसेशन। ये बड़े करेक्टरिस्टिक वर्ड हैं जो इसी तरह मेंशन किए जाते हैं। ऑल गोन सेंसेशन वो इंसान फील करता है अपने स्टमक के पॉइंट पे। एक और मेडिसिन है आयरस वेयर, और ये भी डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करती नज़र आती हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि इंडाइजेशन में वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है, और जो कि बेल्चिंग के साथ होती है, और बेल्चिंग जो टेस्ट ऑफ माउथ होता है वो भी बहुत ज़्यादा सोर एंड पुट्रिड हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आयरस वेयर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस होम्योपैथिक रेमेडी का मैं जिक्र करने लगी हूँ डैट इज़ चाइना। चाइना की जो रिगार्डिंग गैस्ट्रिक कंप्लेंट जो उसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि खाना खाने के बाद उसका जो मोस्ट ऑफ द जो सिम्टम्स हैं वो सवियर होती हैं या वर्स होती हैं नाइट में। खाना खाने के बाद जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड स्टमक में पड़ा रहता है, उसकी वजह से पेन फील होती है, स्टमक पे हैवीनेस फील करता है पेशेंट, और जो उसका जो मसला है फिर वो फाइनली वॉमिटिंग की सूरत में चला जाता है। उस पर्सन स्टार्ट वॉमिटिंग्स, और जो वॉमिट भी करता है तो बिल्कुल अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट। नेक्स्ट एक होम्योपैथिक रेमेडी है डेट इज़ फॉस्फोरस, जो कि क्रोनिक इंडाइजेशन में बहुत अच्छा काम करती नज़र आती है। अगर क्रोनिक इंडाइजेशन है साथ में वॉमिटिंग भी देखने को मिल रही है तो हम फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ जो इसकी एक बेहतरीन जो सिम्टम हमें देखने को मिलती है कि ऐसा इंसान जिसको ठंडा खाना या ठंडा पानी पीने की अर्ज होती है, और जब वो खाना खा लेता है, जब स्टमक में जाता है, वहाँ पर कुछ देर के बाद जब वो बॉडी के टेम्परेचर पे नॉर्मल उसका टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है या वो हॉट होता है खाना, तो उस टाइम पे वो इंसान जो है वॉमिट कर देता है। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें अल्सर्स देखने को मिल रहे हों या स्टमक का कैंसर देखने को मिल रहा हो और डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ रही हों तो हम फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करती नज़र आएगी। नेक्स्ट एक होम्योपैथिक रेमेडी है, दिस इज़ आर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं और उसकी कॉजेशन को भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी डेलिकेट वुमेन जिनमें इमोशनल लॉस हो रहा होता है या लैक ऑफ स्लीप होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर उन्हें इनडाइजेशन देखने को मिले या इन वजूहात की वजह से उनमें गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ रही हो तो हम आर्जेंटम नाइट्रिकम एडवाइज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है या इसकी और मज़ीद गाइडिंग सिम्टम्स ये हैं कि ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है और वो खाना खाता है, मीठा ज़्यादा खाता है, और उसके साथ ही उसके जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं वो वर्स भी हो जाते हैं, और फाइनली जो उसका मसला है वो डायरिया में चेंज हो जाता है। और पिट ऑफ द स्टमक में पेन शुरू होता है जो कि रेडिएट करता है, और पिट ऑफ द स्टमक में उसको हैवी फील होता है। उसको ऐसा पर्सन जो है वो कंप्लेन करता है कि देयर इज़ अ लंप इन माय स्टमक, कि वहाँ पर कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ है जो कि मुझे हैवी फील हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स जो कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसा कंप्लेन करता हुआ शख्स अगर आपके पास आए तो आप उसको आर्जेंटम नाइट्रिकम एडवाइस कर सकते हैं। इसके साथ
हंड्रेड्स ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में मोडेलिटीज़ की बेस पे भी चेंज हो सकती हैं और उसके बाद कॉजेशन की बेस पे भी चेंज होती हैं। और उसके साथ जो अगर सिर्फ इंडाइजेशन को देखें तो इंडाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो रही, उसके साथ साथ जो सिम्टम्स आती हैं उसको भी स्टडी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो एक अच्छा होम्योपैथ है वो हमेशा आपको एडवाइस करेगा कि प्रॉपर केस टेकिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडाइजेशन कह देना काफ़ी नहीं होता या स्टमक पेन कह देना काफ़ी नहीं होता। कुछ लोगों को स्मोकिंग से स्टमक पेन होता है, कुछ लोगों को आइसक्रीम खाने से स्टमक पेन होता है, कुछ लोगों को स्पाइसी फूड खाने से स्टमक पेन होता है, तो उसकी हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को मेडिकल जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन्स हैं उसके अब्यूज़ की वजह से उनकी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है वो इतनी थिन पड़ जाती है कि वहाँ पे इरोटिक या डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ जाती हैं, वो अल्सर की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये हिस्ट्री उतनी ही इंपॉर्टेंट, ताकि केस जितना वाज़े होगा एक होम्योपैथ के लिए उतना ही मेडिसिन को बेहतर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में आसानी होगी, क्योंकि एग्रावेशंस की बेस पे भी रेमेडीज़ चेंज हो रही होती हैं, अमेलोरेशंस की बेस पे भी रेमेडीज़ चेंज हो रही होती हैं, कॉजेशन की बेस पे होम्योपैथिक रेमेडीज़ चेंज हो रही होती हैं। तो केस को सिर्फ जनरलाइज्ड कर लेना काफ़ी नहीं होता। बेहतर रिजल्ट के लिए हमेशा करैक्टरिस्टिक सिम्टम को निकालना पड़ता है, एक प्रॉपर केस की पिक्चर बनानी होती है और उसी तरह सिमिलैरिटी की बेस पे जब मेडिसिन उसी यू कैन से के पावर के साथ हम मेडिसिन इंसान को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती नज़र आती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वाई ऑलवेज पुट एम्फेसिस ऑन केस टेकिंग। जब तक कि केस टेकिंग प्रॉपर नहीं होगी बेहतर रिजल्ट्स दिखाती मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकेगी। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। जस्ट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, कीप गिविंग योर काइंड फीडबैक कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी या आपको होम्योपैथी को अंडरस्टैंड करने में कितनी हेल्पफुल रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।